यस 35 तक हो गया था, घर पे जाके देखी थी एंट्रीज, क्लियर है? ओके संभव आपको भी क्लियर होगी? यस सर। ओके चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। 36 लिखिए, परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी, परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी, पुरानी मशीनरी खरीदी है फॉर रुपीज 10,000, फॉर रुपीज 10,000 एंड स्पेंट रुपीज 500 ऑन इट्स कैरेज, 500 ऑन इट्स कैरेज, इसको लाने का खर्चा, इसको खरीद के लाने का खर्चा 500 रुपए, एंड रुपीज 2,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर, ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर, और 2,000 रुपए इसका रिपेयरिंग का खर्चा। बताइए क्या एंट्री करेंगे? क्या रहेगा? मशीनरी टू कैश मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं। क्या होता है, जब कभी भी आप कोई एसेट खरीदते हो, जब कभी भी आप कोई एसेट खरीदते हो और उस पर कोई फर्स्ट टाइम खरीदने के टाइम ही कोई खर्चा करते हो, तो वो सारा उस एसेट अकाउंट में ही जाएगा, सारा का सारा खर्चा कैपिटल नेचर का होता है। तो कैरेज भी चाहे हो चाहे इमीडिएट रिपेयर हो, ये दोनों ही खर्चे कहाँ जाएंगे? मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होंगे। हाँ, खरीदने के थोड़े टाइम बाद अगर आप रिपेयरिंग करवाते हो, खरीद लिया 6 महीने बाद रिपेयरिंग करवा रहे हो, तो फिर वो रिपेयर अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? तो खरीदा कोई एसेट, उसको घर तक लाने का, इंस्टॉल करवाने का सारा खर्चा क्या होगा? घर तक नहीं मतलब गोडाउन तक, हाँ, वो सारा का सारा कैपिटलाइज होगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। क्लियर? तो एंट्री क्या करेंगे? लिखो, हाँ संभव, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर बैंक में पेमेंट कर रहे हो तो बैंक हो जाएगा, बस सिंपल। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, कितने रुपए? 12,500, 12,500। ओके नेक्स्ट, अच्छा इसके लिए आप लिख लो एक्सप्लेनेशन, इसके लिए आप लिख लीजिए एक्सप्लेनेशन। कैसा क्यों हुआ? फर्स्ट टाइम एक्सपेंसेस, फर्स्ट टाइम एक्सपेंसेस incurred on purchase, incurred on purchase of fixed asset, incurred on purchase of fixed asset is added to, is added to cost of that asset, cost of that asset। तो जब कभी भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदा जाए तो फर्स्ट टाइम जो भी खर्चा होगा वो उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, भले ही पुरानी मशीनरी खरीदी हो, उस पर रिपेयरिंग का खर्चा लग रहा हो, तो भी वो क्या होगा? एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। हाँ, कुछ टाइम बाद आप रिपेयरिंग करवाते हो, सर्विसिंग करवाते हो और कोई खर्चा करते हो, तो वो सारा उस खर्चे में डेबिट होगा, एसेट में डेबिट नहीं होगा। उस पर्टिकुलर खर्चे का नाम आएगा रिपेयर अकाउंट वगैरह, सर्विसिंग वगैरह चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह, वो सब उनमें नाम आएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या होगा? थोड़े टाइम पहले एक ऐड आया करता था टीवी पे, एक कपल क्या करता है, एक न्यू बाइक खरीदता है,
न्यू मतलब ओल्ड, पुरानी बाइक, सेकेंड हैंड बाइक खरीदता है, सेकेंड हैंड। तो उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ नारियल तो ले लेते हैं। तो वो लड़का बोलता है नारियल का क्या, बाइक तो पुरानी है। तो वाइफ क्या बोलती है, अपने लिए तो नहीं है। तो कहने का मतलब सेकेंड हैंड खरीद रही हो लेकिन अपने लिए तो क्या है, नहीं है। तो जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा उस एसेट कॉस्ट में ऐड करना और मशीनरी एसेट अकाउंट में ही डेबिट करना। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, विड्रॉ कैश। विड्रॉ कैश, ₹5,000 कैश विड्रॉ किया 5,000 का फॉर पर्सनल यूज। फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया, क्या एंट्री करेंगे? यस, हाँ संभव, क्या एंट्री करोगे? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। नो, पर्सनल यूज, खुद के घर लेके गया, अच्छा हाँ सर, घर की सब्जी लाने के लिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, यस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अपने बीवी बच्चों को घुमाने के लिए, लेके जाने के लिए पैसा निकाल के लेके गया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए। टू बिजनेस से क्या गया, कैश, टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट 38, विड्रॉ एसेट। विड्रॉ एसेट, कोई मान लो फर्नीचर वगैरह होगा 15,000 का, वो अपने ऑफिस से वो क्या कर रहा है, अपने घर पे लेके जा रहा है। सोफा सेट, मान लो कोई सोफा सेट है, अब वो अपने ऑफिस में रखा हुआ था, कहा कि यार इसको आप घर लेके जाते हैं पर्सनल यूज के लिए, वहां भी जरूरत है, वहां मेहमान आएंगे वहीं रखेंगे अब। तो पर्सनल यूज के लिए अगर कोई एसेट विड्रॉ कर रहा है तो पर्सनल यूज है ना, विड्रॉ किया जा रहा है तो ड्राइंग्स तो डेबिट होगा ही होगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। पैसा लेके गया था तो टू कैश किया था, राइट। अभी एसेट लेके जा रहा था तो क्या कर दे, टू एसेट। जो भी एसेट लेके जाएगा, फर्नीचर वगैरह या कुछ और लेके जा रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट, तो वही आ जाएगा नाम, टू एसेट अकाउंट। ओके जी, नेक्स्ट, विड्रॉ गुड्स, ये आप बताना। विड्रॉ गुड्स, विड्रॉ गुड्स, ₹10,000, ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। चलिए बताइए, गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। हाँ मुकुल, संभव, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, वापस सोच लो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या करूं, गुड्स। ओके मुकुल, हाँ संभव, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो गुड्स विड्रॉ कर रहा है वो प्रोपराइटर, वो उसके पास कहां से आया होगा, उसने खरीदा होगा परचेज से। वेरी गुड। तो जब खरीदा था तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया था, परचेज अकाउंट। तो अभी उस अकाउंट को क्लोज करने की जिम्मेदारी नहीं है क्या अपनी, हाँ या ना? हाँ सर, हमने गुड्स खरीदा था, परचेज किया। मान लो तुमने 10,000 का गुड्स खरीदा और वो सारा 10,000 का गुड्स अपने घर पे ले गए, तो जब खरीदा था तुमने कौन सा अकाउंट डेबिट किया था, परचेज अकाउंट डेबिट किया था, राइट। अब वो घर पे लेके जाओगे तुम्हारे, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती है कि तुम परचेज अकाउंट वापस क्या कर दो, क्रेडिट, ताकि वो अकाउंट क्या हो जाए, क्लोज, क्योंकि वो माल बिका नहीं है। अगर परचेज किया हुआ माल अगर आप बेच देते हो तो टू सेल्स आ जाता है।
अगर परचेज किया हुआ माल अगर आप एज इट इज जिससे खरीदा उसको लौटा देते हो तो टू परचेज रिटर्न आता है, और अगर परचेज किया हुआ माल तुम एज इट इज ना तो बेचते हो ना जिससे खरीदा उसको लौटाते हो, खुद अपने घर ले जाते हो, कहीं चैरिटी में दे देते हो, कहीं फ्री सैंपल में एडवर्टीजमेंट में चला जाता है, या फिर लॉस बाय फायर हो जाए, लॉस बाय थेफ्ट हो जाए, मतलब एज इट इज उस गुड्स का क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। वो एज इट इज गुड्स कहीं और चला गया, ना तो वापस रिटर्न हुआ ना ही बेचा गया, तो क्या करोगे उस केस में, टू परचेज अकाउंट, उस परचेज को आप वापस क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। क्लियर है वाली चीज, वापस बोल रहा हूं, अगर बेचा जाए खरीदा हुआ माल तो टू सेल्स, जिससे खरीदा उसको ही लौटा दिया जाए तो टू परचेज रिटर्न, लेकिन एज इट इज कहीं काम लग जाए तो टू परचेजेस, हमने ही कहीं काम लगा दिया या कहीं लॉस वगैरह हो गया तो टू परचेजेस। ओके, ठीक है संभव? Yes, sir. ओके, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्या आप गुड्स के बारे में जानते हैं कि गुड्स क्या होते हैं? जिसमें हम डील करते हैं, जो हमारा बिजनेस का प्रोडक्ट है। अगर मैं चेयर्स में डील करता हूं फर्नीचर वगैरह के अंदर, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है, क्लोथ मर्चेंट हूं तो क्लोथ मेरे लिए गुड्स है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 40, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, रुपीस लिखना चाहो तो रुपीस 2000, चलिए ये बताइए गुड्स, हाँ Sir, charity वेरी account गुड, debit. चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि खरीदा हुआ गुड्स था, एज इट इज अपन ने दान दे दिया, चैरिटी में दे दिया, तो डेबिट तो कर देंगे चैरिटी और टू परचेजेस। वेरी गुड, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ओके, नेक्स्ट, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। अच्छा, फ्री सैंपल में क्यों देते हैं? ताकि आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके, बढ़ा सके। रुपीस 1500, जैसे ये मेडिकल वाले नहीं होते, मेडिसिन वाले, अपने डॉक्टर्स को के पास जा जाके कहते हैं देखो जी हमारी मेडिसिन आप इसको भी रिकमेंड करवाइए, जितना आप करोगे हम आपको कमीशन दे देंगे। ठीक है ना, तो पहले वो फ्री सैंपल में देता है और फिर उसको जम जाता है तो फिर आगे वो कमीशन बेसिस पे सेल करता रहता है। तो ये चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है मेडिकल के केस में, मेडिसिन के केस में। तो गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, तो क्या करोगे, फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू, हाँ एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस से लिखो तो एक्सपेंस वर्ड यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टू टू क्या करना, परचेज। ओके, Purchase. यस संभव, तो लिख देते हैं एडवर्टीजमेंट। तुम में से कौन कौन एडवर्टीजमेंट की स्पेलिंग सही बोलता है, प्रोनाउंसिएशन सही करता है? ऐसे बोलते हो ना एडवर्टीजमेंट? हाँ, पहले के जमाने में पता है लोग क्या बोलते थे? हाँ, कुछ अलग ही बोला करते थे जैसे गाँव में। हाँ हाँ, एडवर्टाइजमेंट तो चलो फिर भी सही है, बहुत पहले के वो जो बूढ़े बूढ़े लोग होते थे ना बहुत अलग बोलते थे। हाँ हाँ, वो इंग्लिश ही बोलते थे एडवर्टीजमेंट और फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट 1500। ओके, नेक्स्ट 42,
स्टोलन बाय एम्प्लॉय। स्टोलन मतलब चोरी कर लिया, एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया क्या? कैश 4000 का, कैश ₹4000 एंड गुड्स ₹6000। 6000 रुपए का तो गुड्स चुरा लिया और 4000 रुपए का कैश चुरा लिया। क्या एंट्री करोगे? Theft account debit to cash to purchase. यस, लॉस बाय थेफ्ट, नुकसान हुआ है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। तो लॉस बाय थेफ्ट कितने का नुकसान हुआ? 10,000 का। क्या क्या गया? कैश गया, तो टू कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और गुड्स अगर गया एज इट इज तो परचेजेस, खरीदा हुआ माल चोरी हो गया, तो कैश में 4000 और गुड्स के नाम पे परचेज में 6000। ओके, 42 के बाद 43, परचेज अ horse, परचेज अ horse, एक घोड़ा खरीदा, परचेज अ horse फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए। Sir, livestock account debit to cash or bank. ओके, 15,000 रुपए का घोड़ा। अब घोड़ा खरीदा तो क्या करेंगे? डेबिट, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। गुड संभव, जनरली ये लोग बता नहीं पाते हैं ये वाला एंट्री। तो ऐसा कोई भी घोड़ा को तुम घोड़ा खरीदो चाहे गधा खरीदो, क्या लिखोगे? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, लाइव स्टॉक तो एसेट साइड में क्या आएगा? लाइव स्टॉक। बैलेंस शीट में जब एसेट आएगा ऐसे नहीं दिखाओगे हॉर्स, है ना, तुम्हारे पास हाथी है, घोड़े हैं, ठीक है ना, और ये एसेट्स होती है पता है। जैसे जिसका काम वो शादी बारात वाला है, इवेंट वाला है वगैरह, तो वो शादी बारात में घोड़े और जाते हैं कि नहीं जाते, हाथी वगैरह, तो उनकी तरीके एक तरीके से क्या है? लाइव स्टॉक, एसेट ही तो है। क्या नहीं होते हैं? गुड्स, हाँ, की डिलीवरी इनसे, नहीं नहीं इनके थ्रू, नहीं नहीं, हाँ, बचपन में चला करते थे अपना। हाँ, ठीक है। ओके, नाउ 44, चलिए। हाँ, टूरिस्ट वगैरह के लिए, उनको सैर सपाटे के लिए वगैरह, जैसे, और जैसे ये चौकी ढानी वगैरह और है यहाँ पर भी, हाँ, आमेर वगैरह के अंदर, हाँ, वगैरह के लिए, ठीक है। नाउ 44, जो आपने घोड़ा खरीदा था, हाँ हाँ हाँ, हॉर्स बॉट, जो आपने खरीदा था अबव, वो एक्चुअली क्या हो गया है? डाइड, मर गया। इट्स कारकासेस, कारकास, बस इट्स कारकास इतना लिख दो, वॉज सोल्ड। अब वो मर गया तो अपने काम का नहीं है, तो उसको जो मिला ठीक है बेच दिया फॉर ₹1000। क्या एंट्री करेंगे? जितना पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट 1000, घोड़ा कितने का था? 15 का, तो टू लाइव स्टॉक तो कितना करना पड़ेगा वापस? 15, क्योंकि वो अकाउंट क्लोज करना है, हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है। तो 15,000 अगर आपने डेबिट किया है तो क्रेडिट भी कितना जाएगा? 15,000। बाकी 14,000 क्या हो गया? नुकसान, लॉस। तो पी एंड एल अकाउंट में डाल दो डायरेक्ट, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
14,000. तो कैश अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक. नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश. गुड्स सोल्ड फॉर कैश to a customer for rupees 6,000 and collected 10% sales tax. सेल्स टैक्स ऑन इट, और आपने इसको क्या किया है, 10% सेल टैक्स कलेक्ट किया है. बताइए क्या एंट्री करोगे? सर कैश अकाउंट डेबिट सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर. कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट. सेल्स टैक्स डेबिट. अच्छा, ओके. तो आपके अकॉर्डिंग सेल्स टैक्स आपका खर्चा है. हाँ मुकुल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू सेल्स टैक्स. ये जो सेल्स टैक्स का पैसा है वो आप देते हैं या आप कस्टमर से वसूल कर लेते हैं? कस्टमर से वसूल कर लेते हैं इंक्लूडिंग टैक्स, राइट. आपसे पैसा चार्ज कर लेते हैं. तो आप जो चार्ज कर रहे हैं वो टोटल चार्ज कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट कितना? 6,000 प्लस 10%, 6,600 रुपए, जिसमें से आपने जो माल बेचा है उसके लिए तो वैल्यू चार्ज किया जा रहा है 6,000, और सेल्स टैक्स, तो सर सेल्स टैक्स को क्यों क्रेडिट किया जा रहा है? क्या ये अपनी इनकम है? नहीं सर, लायबिलिटी है. सर ये क्या है? लायबिलिटी है सर. ये गवर्नमेंट को जमा करवानी है. हाँ, ये गवर्नमेंट को जमा करवानी है, तो ये लायबिलिटी होने के कारण क्रेडिट हुआ है. तो 600 रुपए. ओके. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू सेल्स टैक्स. ओके. नेक्स्ट, $46 bought शेयर्स खरीदे इन इंफोसिस लिमिटेड. कंपनी का नाम है, सुना है कभी? यस सर. ओके, सुना है तुमने मुकुल? आज जाके सर्च करना, ठीक है, इंफोसिस लिमिटेड को. इंफोसिस को भी सर्च करना, TCS को भी सर्च करना, ठीक है. फॉर रुपीज 50,000 शेयर्स खरीदा. कोई कंपनी है इंफोसिस, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह है, ठीक है, टाटा कंपनीज वगैरह है. इंफोसिस भी एक कंपनी है, ठीक है. ओके, टेक्नो IT सेक्टर की कंपनी है, IT सेक्टर की, ठीक है. ओके, तो बॉट शेयर्स इन इंफोसिस लिमिटेड फॉर रुपीज 50,000 एंड ब्रोकरेज पेड. जब आप खरीदोगे तो आपको ब्रोकरेज तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ सर. पहली बात तो हम शेयर्स खरीदते कहाँ पे? सर शेयर मार्केट में, वो भी अपने डीमेट अकाउंट से. शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट ओपन करवा के. यस. अलग अलग ब्रोकरिंग फर्म है, जस्ट लाइक जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, ग्रो, शेर खान, ठीक है ना, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है ना. तो वहां पर ये ब्रोकरिंग कंपनीज, ये ब्रोकरिंग फर्म्स तुमको क्या कराते हैं? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं कि तुम यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवाओ और इनके थ्रू क्या कर लो, शेयर्स खरीद लो, शेयर्स में डील कर लो, ठीक है ना. तो अपन सबका वहां पे अकाउंट होता है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है. अब ये ब्रोकरिंग फर्म क्या करेंगे? हर खरीद और हर बेच पे, हर परचेज और सेल पे क्या करेंगी? ब्रोकरेज चार्ज करेंगी. तो 50,000 के जब तुमने शेयर खरीदे तो इन्होंने ब्रोकरेज चार्ज किया एट द रेट 2%. ओके, और ये आपने कैसे पेमेंट किया? बाय इश्यू ऑफ चेक. ऑब्वियसली अपना बैंक से ही जाता है डायरेक्ट, इनसे बैंक अकाउंट लिंक होता है अपना.
पहले अपन इसमें पैसा जमा करवा देते हैं डीमैट अकाउंट के अंदर वगैरह, जो भी अपना पेमेंट अकाउंट होता है वहां पे पैसा चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, और फिर वहां से अपन क्या कर लेते हैं, वहां पे शेयर खरीद लेते हैं। तो अब बताइए क्या एंट्री करोगे? शेयर्स खरीदा है 50,000 का, ब्रोकरेज दिया है 2%, 50,000 का 2% 1,000, क्या एंट्री करूं? सर शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज ओके और टू कैश, नहीं सर टू बैंक आएगा, कैश नहीं आएगा सर, इसमें। ये अपना इन्वेस्टमेंट है तो मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग जगह हो सकता है, अलग अलग कंपनीज में हो सकता है, तो मैं पूरा लिखूंगा इन्वेस्टमेंट इन इंफोसिस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन इंफोसिस लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब बात यह आती है कि अमाउंट कितना, क्या 50,000 इसमें लिखूं और ब्रोकरेज में 1,000 लिखूं? कहा नहीं, जब कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 50,000 का, उस पर आप 1,000 का ब्रोकरेज लग रहा है, तो जब आपका बिल बनकर आता है ना, तो पूरे 51,000 लिखा हुआ आता है, राइट? 50,000 दिस, 2% ब्रोकरेज, 1,000, टोटल अमाउंट 51,000, और आपके अकाउंट से टोटल 51,000 कट हो जाता है। तो ये आप 51,000 ऐसे नहीं मानेंगे कि 50,000 इसका है, 1,000 ब्रोकरेज का है ना, आप क्या मानेंगे? आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ही कितनी है? 51,000 है, ठीक है? तो अब आप उसको 51,000 से ज्यादा में बेचेंगे तभी आपको फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट इन इंफोसिस टू बैंक अकाउंट, चेक के थ्रू दे रहे हो ना, तो बैंक अकाउंट 51,000 लिखो। सर बट यस, ब्रोकरेज को जैसे क्यों एसेट नहीं? में था, इमीडिएट जो भी खर्चा दिया जाता है वो सब एसेट अकाउंट में ही, फर्स्ट टाइम जो भी खर्चा होगा वो एसेट अकाउंट में डेबिट होगा। यस, हाँ जी संभव, बोलो। सर ब्रोकरेज को क्यों नहीं लिया अपन ने? ब्रोकरेज को अलग से नहीं दिखाते संभव। प्रैक्टिकली क्या होता है, जब भी इन्वेस्टमेंट खरीदा जाता है, आप भी सुन लो मुकुल, जब भी इन्वेस्टमेंट खरीदा जाता है तो जो भी ब्रोकरेज वगैरह लगते हैं, टैक्स वगैरह लगते हैं, वो उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। और जब बेचोगे, मान लो आप इसको बेचते हो कितने में, 60,000 रुपए में, जो भाव चल रहा था उस पर आपने बेच दिया, तो 60,000 रुपए में बेच दिया। अब ब्रोकरेज चार्ज करेगा सामने वाला बंदा, तो ब्रोकरेज मान लो आपसे 2% ही चार्ज कर रहा है, तो 1,200 रुपए क्या कर लेगा, कट कर लेगा। और आपके अकाउंट में जमा कितने होंगे, केवल 58,800। तो आप सेल वैल्यू कितनी दिखाएंगे, सिर्फ 58,800 दिखाएंगे, ना कि ऐसे दिखाएंगे कि 1,200 का ब्रोकरेज का खर्चा हो गया, 60,000 का इनकम हो गया, ना, ऐसा नहीं दिखाना। तो 58,800 नेट इनकम दिखा देंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितना, 58,800। क्लियर? चलिए ठीक है संभव, यस सर। ओके, लिख लो यहां तक। चलो नेक्स्ट एंट्री इसी के रिगार्डिंग लिख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट सॉल्व। अबव इन्वेस्टमेंट, हाँ, सॉल्व for rupees 60,000 and brokerage charged rupees 1,200, ब्रोकरेज चार्ज हो गया 1,200 का, तो आप क्या एंट्री करेंगे? इसमें आप बेचोगे और बेचने पर क्या होगा, प्रॉफिट लॉस भी होगा, तो एक एंट्री तो मैं क्या कर दूंगा, बेचने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट इन इंफोसिस लिमिटेड। नहीं, अकाउंट तो वही रहेगा ना जो खरीदा था वही, तभी अकाउंट क्या होगा, क्लोज होगा। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, जो अकाउंट ओपन किया उसी को ही क्लोज करना होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन इंफोसिस कितने में बेचा, 58,800 में, ओके। ये तो हो गया सेल का एंट्री, ये तो हो गया सेल का एंट्री। अब प्रॉफिट और लॉस का एंट्री होगा, तो बेचने पे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा। 51,000 की चीज आपने 58,800 में बेची, तो 7,800 का फायदा।
अच्छा, फायदा होता है तो हमेशा टू पी एंडल होता है, नुकसान होता है तो पी एंडल डेबिट होता है। ओके, अभी तो फायदा हुआ तो टू पी एंडल करेंगे। डेबिट में कौन सा अकाउंट आएगा? डेबिट में कौन सा अकाउंट आएगा? देखो, यस, इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से हुआ था? 51 से। इन्वेस्टमेंट बेच दिए और क्रेडिट कितने से हुआ? 58,800। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट अभी भी ओपन है कि नहीं है? यस सर, 51 से डेबिट हुआ और 58,800 से क्रेडिट हुआ। अभी भी 7,800 से क्रेडिट साइड में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो अपन इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। हाँ जी, नहीं बैंक नहीं करना, बैंक तो चलता रहता है ना, बैंक अकाउंट तो चलता रहेगा, पैसा जमा निकालना, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। वो तो कब क्लोज होगा? जब बिजनेस ही बंद हो जाए। 31 मार्च को तो बैलेंस निकाला जाता है। क्लोज करना मतलब अब खत्म ही कर दिया अपन ने उसका खाता, तो वो नहीं हो रहा। इन्वेस्टमेंट इन इन्फोसिस लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7,800 से टू पी एंडल, टू पी एंडल 7,800। ये हो गई एंट्री किसकी? प्रॉफिट ऑन सेल की, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल। सर इन दोनों की जगह क्या हम एक एंट्री भी कर सकते थे क्या? मैंने कहा कर सकते थे। क्या इन दोनों की जगह केवल एक एंट्री करनी हो तो? शायद आप लोगों ने बचपन में वैसी पढ़ रखी हो, जितना पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट 58,800 टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए के थे? सर इन्वेस्टमेंट थे 51,000 रुपए के। ओके, 51,000 और बाकी का फायदा टू पी एंडल। ऐसा ही पढ़ रखा है ना तुमने? यस सर। यस, तुमने ऐसा पढ़ रखा है। तो सर आपने वैसा क्यों करवाया? कुछ नया सिखाने के लिए। आगे जाके वो बहुत काम आने वाला है फ्यूचर में। आगे जाके ये वाली एंट्री काम नहीं आएगी, क्योंकि इससे जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, नहीं हो पाती इससे लेजर पोस्टिंग। बताऊंगा क्यों नहीं हो पाती जब मैं लेजर पढ़ाऊंगा तब। लेकिन हाँ, लेजर पोस्टिंग के लिए जो ऊपर दो एंट्रीज है ये सबसे बेस्ट है। तो दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। कोई एसेट खरीदा, आई रिपीट, कोई एसेट खरीदा तो आपने एंट्री क्या किया? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ओके, फिर जब उस एसेट को बेचते हो तो फायदा होगा मान लो, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट और फायदे के लिए टू पी एंडल। या तो ऐसे कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो? यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट ये अलग कर दो, और फिर फायदा हुआ तो एसेट टू पी एंडल और नुकसान हुआ तो पी एंडल टू एसेट। ऐसे कर सकते हो। क्लियर है? बट बेस्ट क्या रहता है? ये बेस्ट रहता है, क्योंकि इससे लेजर पोस्टिंग आसान भी होती है और एक क्लियर मैसेज जाता है। अगर लेजर कोई देखेगा तो उसको क्लियर मैसेज शो होगा। कैसा शो होगा कैसे नहीं होगा वो मैं लेजर में बताऊंगा तुमको भी, ठीक है ना। अभी जनरल में नहीं बताऊंगा, ये रिपीट कर दूंगा मैं कब? जब मैं लेजर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, समझ में तो आया ना? हाँ ओके। तो बेचा तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, बेचा तो देखा जाए तो 51 में खरीदा था, जब बेचा तो एसेट की वैल्यू कितनी थी? 58,800 थी। और जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? उसको डेबिट, और फायदा होने पर टू पी एंडल, नुकसान होने पर पी एंडल डेबिट। ओके, चलिए सर हो गया ये भी। चलिए नेक्स्ट 47 के बाद 48। हाँ सर और रह गई क्या? हाँ रह गई 48। 50 कर देते हैं ना पूरी, या तो ओके 50 बनाए बिना आउट हो जाए ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो 48 लिखो। डेट, खैर ये हो गया था पहले ही। हाँ बैड डेट रिकवर की लिख लेंगे एंट्री, चलो, क्योंकि बैड डेट की एंट्री तो हम ऑलरेडी पहले लिख चुके थे, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो बैड डेट रहने दो, लिख ली थी ना बैड डेट की, तो 40 पैसा इन रुपी रिसीव हुआ था, याद है? कुछ याद आया? यस सर। हाँ, बैड डेट रिकवर्ड ऐसा करते हैं, बैड डेट
occurred previously, bad debt occurred previously, पहले आपको बैड डेट हुआ था, उसको आपने राइट ऑफ कर दिया था, मतलब बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर कर दिया था. नाउ रिकवर्ड, जो पहले बैड डेट था अब वो रिकवर्ड हो रहा है. कितने रुपए? 5,000 रुपए. क्या एंट्री करेंगे? बैड डेट अकर्ड प्रीवियसली, रिटर्न ऑफ, नाउ रिकवर्ड. क्या एंट्री करोगे? सर वेरी कैश गुड. अकाउंट पैसा डेबिट आया टू है तो कैश अकाउंट डेबिट तो होगा. और 2, बैड डेट रिकवर्ड. बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 5,000. बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. सर बैड डेट अकाउंट क्रेडिट क्यों नहीं हुआ, बैड डेट रिकवर्ड क्यों हुआ? होता क्या है, देखो डबल एंट्री सिस्टम सिखाता हूं. यहां तक एंट्री लिखवाएंगे, ज्यादा नहीं, बस यहां तक कंप्लीट है. आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड वाली जो एंट्रीज है वो मैं फाइनल अकाउंट में सिखाऊंगा. अब सुनो, ऐसा क्यों हुआ? और बीआर रिसीव्ड वाली वगैरह एंट्रीज अपन कहाँ सीखेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखेंगे वो सारी एंट्रीज. तो अभी एंट्रीज आती जाएंगी जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे. जैसे लाइक डेप्रीशिएशन वाली एंट्रीज कहाँ सीखेंगे? डेप्रीशिएशन वाले चैप्टर में सीखेंगे. तो अभी एंट्रीज और जो बची हुई हैं वो पर्टिकुलर उस चैप्टर में अपने को सीखने को मिल जाएंगी. ओके, अब यहाँ पे सुनो, एक लिंक सेट करना. सबसे पहले तुम क्या करते हो, अपने डेटर को माल बेचते हो, राइट? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. मान लो तुमने माल बेचा कितने का? 10,000 रुपए का, राइट? अब वो बंदा क्या करता है, तुमको सिर्फ 8,000 ही देता है, 2,000 कहता है भैया डूब गए. हाँ, तो एंट्री क्या होगी? 8,000 उसने दिया तो कैश अकाउंट डेबिट, 8,000 रुपए आ गए. टू, हाँ अच्छा सॉरी, 2,000 डूब भी तो गए. तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, कितना? 2,000. और 2 डेटर्स, कितना? 10,000. क्या ऐसा करने से हमारा डेटर अकाउंट क्लोज हो गया है? यस. हर डेबिट का एक न एक दिन क्रेडिट होता है. तो 10,000 जो डेबिट हुए थे वो क्या हो गए हैं? क्रेडिट हो गए हैं. ओके. अच्छा, ये सेल्स अकाउंट कहां पे जाके क्रेडिट हो खत्म हो जाता है? सेल्स अकाउंट, सेल्स क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आता है? सेल्स अकाउंट ट्रेड में किस तरफ आता है? क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स. तो एंट्री क्या हो गई? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, तो ये सेल्स कहां जाके खत्म हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाके खत्म हो जाएगा. ओके, 10,000 10,000. ये लो जी, ये सेल्स, एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट. हर क्रेडिट का एक ना एक दिन डेबिट होता है. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो ऐसे खत्म हो जाएगा. अच्छा, और कौन बच गया? कैश. कैश का बैलेंस बैलेंस शीट में चलता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि कैश तो चलता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, बैलेंस चलता रहेगा. बैड डेट, बैड डेट को खत्म कर दें. बैड डेट इज अ लॉस, पीएनएल में जाके खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट. ओके, तो पहले जो डेबिट हुआ अभी क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया. जो पैसा डूब गया था 2,000, ये लो जी. तो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट खत्म. पीएनएल अकाउंट कैसे क्लोज होगा? वो तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. पीएनएल अकाउंट कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल में. ट्रेडिंग तो हो जाएगा पीएनएल में और पीएनएल हो जाएगा कैपिटल में. ओके, नेक्स्ट. फिर उसके बाद फिफ्थ, फिर उसके बाद, अच्छा, अब वो डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल रहा है. ये जो डेटर है वो आपको पैसे लाके दे रहा है. कितने? 2,000 में से मान लो तुमको 1,200 रुपए लाके दे रहा है. 2,000 डुबाए थे ना, 1,200 लाके दे रहा है. अब बताओ, ये डेटर तुमको 1,200 रुपए लाके दे रहा है, एंट्री क्या करोगे? यस, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड. तुमने कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर तो नहीं किया. क्यों नहीं किया?
क्योंकि जबकि वो डेटर पैसा लाके दे रहा था, मान लो वो डेटर संभव ही है, संभव पैसा लाके दे रहा है, तो कैश तो संभव नहीं किया। क्यों? क्योंकि डेटर का अकाउंट क्लोज हो चुका था, एक बार 10,000 से डेबिट और एक बार 10,000 से क्रेडिट, खत्म। तो अभी पैसा देगा ना संभव या डेटर, तो कैश टू डेटर नहीं करना, कैश टू बैड डेट रिकवर करना। तो क्लियर है वाली चीज? सर कैश टू बैड डेट क्यों नहीं किया? बैड डेट भी तो खत्म हो चुका है, और वैसे भी बैड डेट नहीं करते, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट नहीं किया था। बैड डेट को तो P&L से चार्ज करके लॉस मान के दिखाया जाता है, और बैड डेट रिकवरी को इनकम दिखाया जाता है। तो अभी जब पैसा आएगा 1,200 रुपए मान लो आया, तो पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट और टू यस बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 1,200। अच्छा, और ये बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कैसे क्लोज हो जाएगा? इनकम है अपनी, इनकम है तो कहां ट्रांसफर हो जाएगी? P&L में, टू P&L अकाउंट। तो एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट, खत्म। तो समझ में आया तुमको ये डबल एंट्री सिस्टम? हर यस सर। क्रेडिट का एक ना एक दिन डेबिट होता है और हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट कहां ट्रांसफर हुआ? P&L में। P&L आगे जाके कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल में। P&L का जो भी सारे बैलेंसेस बचेगा वो P&L कैपिटल में ट्रांसफर हो। कैपिटल कहां शो हो जाएगा? बैलेंस शीट में। ओके, कैश को बंद नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो कहां शो हो जाएगा? बैलेंस शीट में। तो बाकी सारे अकाउंट्स तो हो जाते हैं क्लोज, केवल ओपन कौन से रहते हैं? जो नेक्स्ट ईयर कैरी करने हैं, जो कि आपको बैलेंस शीट में शो होते हैं। क्लियर है वाली चीज? अभी कुछ दिमाग में सेट हुआ कहानी, ठीक है ना। तो हर अकाउंट का अपने को जैसे ही अपन उसको लिखते हैं, डेबिट करते हैं, तो ये पता होना चाहिए वो क्रेडिट कब होगा, या क्रेडिट कर रहे हैं तो उसका पता होना चाहिए डेबिट कब होगा। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। ओके।